तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेकानंद जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों नागरिकता के कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, आज कुछ पार्ट बचे हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। दोस्तों एक चीज़ और है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप आगे बढ़ेंगे। जैसे एक पहेली है या जो कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको लिए बेनिफिशियल होगा ये तैयारी। और आप जितनी मेहनत करेंगे वो मेहनत आपको आज नहीं पता चलती है। जिस दिन सिलेक्शन का रिजल्ट आता है ना, कि रिजल्ट आ गया और सिलेक्शन हो गया, उस दिन आपको पता चलती है कि आपने कितनी मेहनत किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम चीज़ों की शुरुआत करते हैं। चूँकि अब जो है हम नागरिकता कितने प्रकार से ली जाती है ये भी पढ़ा दिया था हमने, और नागरिकता के अंत जो है कैसे कैसे क्या क्या करेंगे तो नागरिकता ख़त्म हो जाती है ये भी बता दिया था। अब हम जो है आर्टिकल पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल जो है ये नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया था आपको 5 से 11 तक नागरिकता के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं। इसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 पर। किस पर दोस्तों? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 की विशेषता क्या है? इसमें कहा गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का जो प्रावधान है, क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का जो प्रावधान दिया गया है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अब हम आपसे कह दें कि संविधान, जब हमारा संविधान बना था उस समय जो भी नागरिक पाए थे नागरिकता, जो भी लोग पाए थे नागरिकता, उसका जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 5 में है। ये भी बता दें कि उस समय जो भी लोग भारत में जन्मे थे, ठीक है, या जन्म कह लीजिए, या जो भी उस समय लोग निवास कर रहे थे, उनको कहीं ना तो किसी पंजीकरण ना तो किसी देशीकरण किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनको सीधे सीधे भारत की नागरिकता दे दी गई। किसी भी रीजन की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे कहा गया जो भारत में निवास कर रहे हैं, जो भारत में इस समय हैं, उन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 5 बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। उसके बाद अनुच्छेद 5 के बाद हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 6 को। अनुच्छेद 6 पे चर्चा करते हैं। इस पे देखिएगा, इसमें कहा गया है कि भारत आने वाले ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे, ठीक है, तो हम कह दें पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान है। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान, व्यक्तियों के नागरिकता का जो प्रावधान है ये आपका जो है अनुच्छेद 6 के अंतर्गत है। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान से भारत आने वाले क्या रीजन है, एक और लिख दे रहे हैं नीचे, वह दोनों क्लियरिटी आप ले लीजिएगा। अनुच्छेद 7 भी यहीं लिखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें क्या है। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत है, जैसे यहाँ इसमें कहा गया पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान, इसमें दिया गया पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान, पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान। अब आपको समझ में चीज़ें आएंगी, इसीलिए हमने दोनों लिख दिया। अब इसमें देखिए क्या कहा है। अब बच्चे ये कंफ्यूज होते, कहते हैं इसमें भी तो अच्छा ही बताइए, पाकिस्तान से भारत आने वाले हैं तो उनको तो हमको समझ में आता है, लेकिन जो पाकिस्तान चला गया वो कैसे, उसको नागरिकता की क्या ज़रूरत है? तो यहीं पर आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे कहा गया पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान, ठीक, कहा यह गया कि जैसे भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे। चीज़ों को समझिएगा, जैसे मान लीजिए कुछ लोग बंटवारे में ही पाकिस्तान चले गए, तो अगर वो व्यक्ति भारत आना चाहता है
अगर वो व्यक्ति भारत आना चाहता है तो उस व्यक्ति के लिए जो नागरिकता का प्रावधान किया गया दोस्तों, वो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। फिर बात समझिएगा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान में पड़ गए, जैसा नहीं होता है कि मान लीजिए लाहौर का व्यक्ति रहा हो और वो पाकिस्तान में पड़ गया, अब उसके लिए अब वो पाकिस्तान में पड़ गया, मान लीजिए अगर वो चाहे कि भाई हम पाकिस्तान में गलती से पड़ गए, हमें इंडिया की नागरिकता चाहिए, तो अब अगर उसको इंडिया की नागरिकता चाहिए तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त करेगा दोस्तों? 6 के अंतर्गत। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आने वाली, यहाँ ये क्लियरिटी समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मतलब है अनुच्छेद 7 वाला, पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों, पाकिस्तान को जाने वाले, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो गांधी जी ने ये शब्द कह दिया था कि जिसको पाकिस्तान जाना चाहे वो पाकिस्तान आ जा सकता है और जिसको हिंदुस्तान आना हो वो हिंदुस्तान आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या कि हमारे देश के एक लोग थे, उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं, वो चले गए पाकिस्तान। उनको यहाँ नहीं अच्छा लग रहा था भाई, इंडिया की आबो हवा नहीं अच्छी लग रही थी उनको, इंडिया की हवा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा था, वो सांसें नहीं ले पा रहे थे, तो चले गए पाकिस्तान। और जब वो बाबू पाकिस्तान चले गए तो हुआ क्या कि अब उनको पाकिस्तान में भी डर लगने लगा। जब पाकिस्तान में उनको डर लगने लगा, कहना है हम भारत जाई, तो भारत अगर आप जाएंगे तो उन्हीं व्यक्तियों के लिए कि पाकिस्तान को तो गए, ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान को गए, लेकिन फिर वो कहाँ आना चाहते हैं? भारत आना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के जो नागरिकता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 7 में दिया गया है। लेकिन बाबू एक चीज जान लो, ये जो आप पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान है, इसमें एक चीज समझिएगा कि बंटवारा हुआ, अब बंटवारे में व्यक्ति पड़ गया पाकिस्तान में तो उसको छूट थी, तो वो अगर भारत आएगा तो 6 के अंतर्गत पाया। लेकिन 7 वाली जो बात है दोस्तों कि पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की, पहले जब गांधी जी कह दिए कि भाई तुम जो पाकिस्तान जाना चाहते हो पाकिस्तान चला जाए, जो हिंदुस्तान वाला हिंदुस्तान, मतलब एक दूसरे के जो जिसमें जाना चाहे वो जा सकता है। तो इनका मन किया कि चले गए दौड़ल पाकिस्तान, फिर इनको ना ही मन किया कि हम पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे, तो इनको कहाँ भेज दिया गया? तो फिर ये कहाँ आना चाहे? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान वाले कहेंगे भैया देखिए, बंटवारा हुआ था तब आप हमारे में थे, हिंदुस्तान में थे, फिर आपका मन नहीं किया तो आप चले गए पाकिस्तान, फिर आपको मन नहीं लग रहा है तो आप आना चाहते हैं हिंदुस्तान। अगर आप हिंदुस्तान आना चाहते हैं तब बाबू हम अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आपको नागरिकता नहीं दे पाएंगे, आपके लिए एक अलग आर्टिकल बनाएंगे। उस आर्टिकल का नाम क्या रहेगा? उस आर्टिकल का नाम रहेगा अनुच्छेद 7 रहेगा, और उसके अंतर्गत आपको नागरिकता दे पाएंगे। और लेकिन एक काम और है, आपको पंजीकरण भी करवाना पड़ेगा। यहाँ एक क्लियरिटी लिख लीजिए, चाहे नोट लिख लीजिए इसमें कि इसको पंजीकरण नहीं, लेकिन इनको पंजीकरण भी कराना पड़ेगा। पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण फॉर्म भर के तब ये अंदर आई हैं। एक चीज़ क्लियर समझ लीजिएगा। हो गया क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अभी आपको समझ में आएगा। 6-7 में कन्फ्यूजन अब कभी नहीं होगी आप लोगों को। अब देखते हैं अनुच्छेद 8 दोस्तों। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत भारतीय उद्भव के व्यक्तियों जो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, जो किसी दूसरे देश के नागरिक हों, उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान, उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। कहा गया भारतीय उद्भव के व्यक्तियों जो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान। तो समझने का मतलब समझिएगा। कहा गया भारतीय उद्भव के व्यक्तियों कि मतलब जब भारत का उद्भव हुआ, मतलब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, उस समय अगर ये जो व्यक्ति हैं इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी,
तीनों में से कोई भी अगर उस समय भारत का नागरिक रहा होगा तो इस व्यक्ति को, जो ये व्यक्ति हैं, ये जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्ति को किसके अंतर्गत नागरिकता दी जाएगी? अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं है, यहाँ किसी भी देश में जाके रह रहे हो, किसी भी देश में जाके रह रहे हो, लेकिन जब भारत का उद्भव हुआ था उस समय ये व्यक्ति के माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, या इनके दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, या इनके नाना नानी में से कोई भारत का नागरिक रहा होगा, क्योंकि पैटर्नल और मैटरनल दोनों पक्ष इसमें लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, कोई नागरिक रहा होगा तो इनको नागरिकता दी जाएगी। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 8 के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, इनको भी पंजीकरण की आवश्यकता है, इस क्लियर समझिएगा, पंजीकरण, इनको भी पंजीकरण की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इनको है लेकिन इनको नहीं है। ठीक, अब 8 तक हो गया दोस्तों। अब जो है जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लें। अब हम जो है इसको मिटाने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 8 तक हमने खत्म कर दिया। एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो एक बार कमेंट में पिन कर दीजिएगा। हम जो है इसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपको फ़ोन कॉल्स के द्वारा किसी भी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और बता दें, हमें तो जहाँ तक लगता है क्लास में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और एकदम नॉर्मल भाषा में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसके बाद देखिए 8 के बाद आता है अनुच्छेद 9। 8 के बाद आता है अनुच्छेद 9। ठीक है दोस्तों, अब 9 के बारे में देखिए क्या है। 9 ये कहता है कि बाबू हो, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तब भारत की नागरिकता से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? कह रहा है कि बाबू अगर आप कोनो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तो आपको भारत की नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो कहाँ यहाँ लिखना यही है कि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वयं के देश की नागरिकता, या सीधे लिखें ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये दिमाग में आपके होना चाहिए दोस्तों कि अगर आप किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो अपने देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक, 9 के बाद है अनुच्छेद 10। 9 के बाद है अनुच्छेद 10। इसमें यह दिया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अधिकारों का बना रहना। बना रहना का मतलब क्या है बाबू? आपसे भाई देखिए कोई भी नागरिकता छीन नहीं सकता है, कोई भी। इसमें यही कहा गया कि आपको आश्वासित किया गया है कि आपसे कोई नागरिकता छीन नहीं सकता। लेकिन अगर आप चपर कुछ गड़बड़ करेंगे तो आपको नागरिकता छीन ली जाएगी। क्यों छीन ली जाएगी ये भी आप क्लियर बता दें। अब मान लीजिए युद्ध हो रहा है भारत पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान के जनरलों के साथ मिल गए कि हाँ हमारे देश का हथियार यहीं है, हाँ यहीं गोला बारूद सब यहीं रखा है, यहीं लाके बम फोड़ तो सब उड़ जाए। ठीक, तो ऐसी काम करेंगे तो जरूर हटा देगा आपको। अब जाके जो है कहीं कोई कुछ भी काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए अब भारत में आपको रहना है, तब बिना बताए भारत को जो है विदेश में चले गए, अब 20 साल अइबे नहीं किए, तब वो हटा देगा। तो कहने का ये मतलब है कि आपकी नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। ठीक है, जब तक आप कोई चपर नहीं करेंगे। चपर करेंगे तो हटा दिया जाएगा। आप चपर मतलब जान ही रहे हैं कि अगर आप युद्ध काल में किसी के मतलब दूसरे देश की मदद कर दे रहे हैं, या संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखा रहे हैं, ठीक है, या लगातार कई साल तक बाहर में रह रहे हैं कि भारत को किसी को सूचना नहीं है भारत देश को, ठीक है, तभी आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब 10 के बाद दोस्तों आता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 ये दोस्तों समझ लीजिएगा, नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार
संसद को है। किसको है दोस्तों? संसद को है। ये क्लियर जान लीजिए कि नागरिकता के संबंध में कोई विधि अगर बनेगी तो उसका निर्माण कौन करेगी? संसद करेगी, और कोई नहीं कर सकता। क्लियर है दोस्तों? संसद क्यों? अब जैसे हम बता ही दें, अभी आप देखिए, सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 1955, ठीक है। फिर बाद में 86 आया, 2005 आया, 2019 आया, मतलब बहुत सारे आए, बीच में भी ये बहुत आए, ठीक है। तो बहुत सारे नागरिकता संशोधन अधिनियम अगर आए तो उसमें एक संशोधन किया किसने? संसद ने किया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया? 11 के अंतर्गत किया। तो दोस्तों जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो, अनुच्छेद हमारे समाप्त हो गए हैं। अब हम जो है आपके 3 जो दोहरी नागरिकता टाइप का प्रावधान देते हैं, तीन हैं। एक है एनआरआई, एक है पीआईओ, एक है ओसीआई। ये तीनों जो है दोहरी नागरिकता टाइप का प्रावधान देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको जिसको अभी स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, हम एक एक पे बृहद चर्चा करते हैं। जैसे बात करते हैं हम दोहरी नागरिकता। बात हम किस पे करते हैं? दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता, बात को समझने का प्रयास करिएगा। दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप, राइटिंग थोड़ी हमारी सही नहीं जाती है, इस पे आप लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो देखिए, दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप अगर दूसरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या होती है? हमने अपने देश में बताया था केंद्र का और राज्य का ये इस टाइप का सिस्टम, लेकिन दूसरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आपको बताएं तो जो डुअल सिटीजनशिप होती है दोस्तों, वो ये होती है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक, अमेरिका का नागरिक है, अगर हम उसको भारत में भी आने जाने, व्यापार करने, घूमने टहलने, हमेशा सबकी आज़ादी देते हैं, तो मतलब वहाँ पर भी पा गया, यहाँ पर भी पा गया। 2 देशों में अगर नागरिकता वो पा गया तो क्या कहलाएगी? वो दोहरी नागरिकता कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, दोहरी नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान था, सबसे पहले आप लोग नाम सुने होंगे एक लोग का। 2000 ईस्वी में हमारा जो विदेश मंत्रालय था, 2000 ईस्वी में हमारे विदेश मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया। हमारे विदेश मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की जिसका नाम था डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी, लक्ष्मीकांत सिंघवी, LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसको कमेटी लिख दे रहे हैं हम। LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जिसे हम क्या बोलते हैं? LM सिंघवी कमेटी। इसने अपना जो रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट इसने कब दिया अपना? 2002 में ईस्वी में इसने अपना क्या दिया? रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसके बाद आपको बता देना चाहते हैं कि 3 पार्ट निकले। कौन कौन से? 3 पार्ट निकले, और तीनों पार्टों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तीनों पार्टों के बारे में हम बता दें आपको कि क्या क्या होती हैं चीज़ें। चलिए, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। यही एक ही पार्ट में हम जो है, एक ही में जो है हम बता देते हैं कैसे कैसे क्या है। ठीक, समझने का प्रयास करिएगा बस, और कुछ नहीं है। जैसे हमने एक लिखा अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, रेजिडेंट इंडियन मतलब जो भारत में निवास नहीं करते हैं। एक एक के बारे में ही समझिए, क्योंकि ब्लैक जो ये व्हाइट बोर्ड है छोटा है थोड़ा, एक एक के बारे में समझिए। अब NRI के बारे में पहले हम लोग समझ लें क्या है NRI के बारे में। देखिए, NRI की विशेषता क्या है? पहली चीज़ तो हो सकता है आप लोग न जानते हो, लेकिन आज जान लीजिए। NRI में होता क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार 182 दिन या उससे अधिक टाइम तक विदेश में निवास करता हो, उसे हम बोल सकते हैं क्या? नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय। लगातार ऐसे बोलते हैं, रुक जाइए, साल में 182 दिन या उससे
उससे अधिक विदेश में निवास हो, कहाँ पे निवास हो, विदेश में निवास करता हो, या उससे अधिक कहाँ पे विदेश में निवास करता हो, तब वो कहा जाएगा क्या, एनआरआई कहा जाएगा। कि यदि वो 182 दिन या उससे अधिक तक जो है एक साल में 182 दिन या उससे अधिक तक विदेश में निवास करता है तो एनआरआई कहा जाएगा। दूसरी चीज़ एनआरआई में हुआ क्या कि एनआरआई जो थे उन लोगों ने कहा कि जो है भाई हमको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो सरकार ने कहा कि भाई आपको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन हुआ कब कि 2011 तक ये वोट नहीं डाल पाते थे एनआरआई 2011 तक वोट नहीं डाल पाते थे। इनकी जो व्यवस्था हुई वोट डालने की 2011 में व्यवस्था की गई इनको वोट डालने की, और इनसे कहा गया, एनआरआई जो थे एनआरआई जी से कहा गया कि भाई एनआरआई जी आपको एक फॉर्म मिलेगा। कौन सा फॉर्म, उस फॉर्म का नाम है 6A फॉर्म, उस फॉर्म का नाम है 6A। आप इसी फॉर्म को भर दीजिए और जब आप भर देंगे तो आप भारत में वोट डालने का भी अधिकार मिल जाएगा। तो यहाँ बोल दें अगर इस फॉर्म के तो आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा, डालने का अधिकार मिल जाएगा। आप लोगों को पता होगा अनिवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, आगे बात दोस्त समझ में। अब ये क्लियर हो गया, एनआरआई सबको पता हो गया होगा कि एनआरआई क्या है, अप्रवासी भारतीय अनिवासी भारतीय लगातार साल में 182 दिन या उससे अधिक दिन तक विदेश में निवास करता हो। ठीक, तो उसे एनआरआई कहा जा सकता है। दूसरी चीज़ एनआरआई को वोट डालने की स्वतंत्रता नहीं थी। फिर 2011 में संशोधन हुआ, उसमें कहा गया कि एनआरआई के लिए एक फॉर्म बना है 6A, अगर वो भर देते हैं तो उनको वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एनआरआई के बाद जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लें। इसके बाद हम PIO बताएंगे, उसके बाद OCI बताएंगे। ठीक है, चलते हैं हम, अंतर सब में समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद नाम लगाते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या हिंदी में कहते हैं भारतीय मूल के लोग, भारतीय मूल के लोग। ठीक है दोस्तों, भारतीय मूल के लोग। अब इसके बाद आगे इस पे विचार करते हैं क्या है। भारतीय मूल के जो लोग हैं PIO कहा गया है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं। अब आप सुनिएगा, भारतीय मूल हम बोलते किसको हैं, जिस व्यक्ति के भारत में एक भारत शासन अधिनियम आया था, उसका नाम आप लोग जानते होंगे, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अंतर्गत यदि कोई किसी भी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन जो भी बताया गया है इनमें से कोई भी अगर भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कभी भी भारत में निवास किया हो, भारत का नागरिक रहा हो, निवासी रहा हो, तो उसे इस आधार पर एक कार्ड दिया जाएगा जिसका नाम होगा PIO कार्ड। उस कार्ड के अंतर्गत उसे भारत में आने जाने घूमने सबकी क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो अब हमने कहा इसके अंतर्गत उस व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन सब में से अगर कोई भी भारत का नागरिक हो, जैसे हम अपने खुद को ले रहे हैं, ठीक है, खुद को ले रहे हैं, हम हैं ब्रिटेन के नागरिक। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे दादा दादी यहाँ के निवासी थे, माता पिता भी नहीं थे। ठीक है, दादा दादी यहाँ के निवासी थे, तो हमको भारत में एक कार्ड हमको मिल जाता था PIO कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला कार्ड। उस कार्ड के अंतर्गत हमको एक तरह से दोहरी नागरिकता इंडिया में मिल गई। इंडिया में हम आएँ खाएँ घूमें खेलें, मतलब जो भी करें आराम से कर सकते हैं, सारी चीज़ें घूम फिर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि इनको सब
ये जो दिया गया टाइम, कितने टाइम का दिया गया, मतलब ड्यूरेशन इसका कितना था, कार्यकाल इस कार्ड का कितना था। इस कार्यकाल किसका, जो PIO कार्ड था उसका कार्यकाल था 15 वर्ष। मतलब 15 वर्ष तक आप आइए, घूमिए टहलिए, 15 बिना वीजा के, विदाउट वीजा के आप इंडिया आइए, घूमिए टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, लेकिन एक चीज़ है, न तो वोट डालने का अधिकार नहीं है, वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये वोट डालने का अधिकार आपको नहीं होगा। न तो आपको किसी कोई ज़मीन खरीदने का अधिकार होगा, ज़मीन खरीदने का भी अधिकार नहीं होगा दोस्तों, ये भी क्लियर रख लीजिए, ये भी आपको नहीं मिलेगा, ज़मीन खरीदने का भी अधिकार नहीं होगा, वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए, आप जो नौकरी की बात करते हैं, ठीक, वो उसका भी अधिकार नहीं होगा। तो ये क्लियर जान लीजिए कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भारतीय मूल के लोग हैं, वो उसमें ये कहा गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इनके पिता, माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से अगर कोई भी भारत का नागरिक रहा हो तो उसको हम PIO कार्ड दे देंगे। PIO कार्ड के आधार पर दोहरी नागरिकता, अपने देश में तो रहबे करे, ये भारत में भी आके क्या करे, घूमे टहले, जौन मन तौन करे, ठीक है। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, एक चीज़ यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि PIO कार्ड किन देश के लोगों को हम PIO कार्ड नहीं दे सकते। आप जान लीजिए, जो आपसे सटे लोग हैं उनको PIO कार्ड मिलता ही नहीं है। आप जान लीजिए कौन कौन सटे लोग हैं, कौन वैध नहीं है, वैध नहीं है कौन कौन, जान लीजिए। पाकिस्तान तो कट्टर दुश्मन है, उसको तो हम देंगे ही नहीं, ठीक, पाकिस्तान है, ठीक है। आप सुन लीजिए, बांग्लादेश है, वो भी नहीं पाएंगे, जो हमारे अगल बगल के हैं कोई नहीं पाएंगे। एक चीज़ जान लीजिए, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसके बाद आपका भूटान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, तो कितने हुए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इतने लोगों को PIO कार्ड नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, अगर आप कहें कि जैसे मान लीजिए हम ही हैं और आप नागरिक कहाँ के हैं, हम श्रीलंका के नागरिक हैं, ठीक, और हम कह दें ए इंडिया के भैया लोग हमको भी PIO कार्ड दे दीजिए, तो लोग कहेंगे नहीं, तो कहेंगे, तो हम बोलेंगे कि भैया हमरो माता पिता और दादा दादी और नाना नानी सब वही नागरिक थे, तो हमको भी PIO कार्ड मिलना चाहिए। तो कहेगा नहीं, इतने लोगों को, इतने लोग का दादा दादी, मामा, नाना नानी या माता पिता में से केहू भले से भारत का नागरिक रहा हो, लेकिन इतने लोगों को इस आधार पे PIO कार्ड नहीं मिलेगा। तो क्लियर हो गया दोस्तों, इन देशों में जो लोग निवास करते हैं इनको भारतीय मूल का नहीं कहा जाता। कभी आप देखिए, पाकिस्तान में अगर कोई यहाँ का निवासी हो तो कहा जाता है कि भारतीय मूल का है, नहीं कहा जाता है। अफगानिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, ठीक है, इन लोगों को भारतीय मूल का नहीं कहा जाता। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताई गई है अगर आप समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एक और बचा है, ठीक है दोस्तों, मिटाते हैं इसको। PIO के बाद नंबर आता है OCI का, सीमा पारीय नागरिक, सीमा पारीय नागरिक। तो दोस्तों बता दें आपको पहले, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। दोस्तों स्पेलिंग कुछ गलत होगी, समझ लीजिएगा। ओवरसीज CEAS सही है शायद, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सीमा पारीय भारतीय नागरिक, सीमा पारीय भारतीय नागरिक, सीमा पारीय भारतीय नागरिक, ठीक है। अब इस पे विचार करने की आवश्यकता, सीमा पारी भारतीय नागरिक। ये जो आया था PIO जो कार्ड दिया गया था वो 2002 में दिया गया था, लेकिन ये जो कार्ड बना था ये 2003 में बना था। कब बना था? 2003 में। और आप जानते हैं लक्ष्मीकांत सिंघवी की रिपोर्ट के आधार पे, लक्ष्मीकांत सिंघवी की रिपोर्ट के आधार पर, लक्ष्मीकांत सिंघवी
की रिपोर्ट के आधार पर इसको दिया गया था। किसकी रिपोर्ट के आधार पर? लक्ष्मीकांत सिंघवी की रिपोर्ट के आधार पर ओसीआई कार्ड जारी किया गया था। दूसरी चीज़ बता दें, ओसीआई कार्ड अब जारी होगा ही। पहली चीज़ जान ली, पहले जो ओसीआई कार्ड जारी हुआ क्यों जारी हुआ, पहले एक चीज़ ये ना, सबसे पहले जो ओसीआई कार्ड जारी हुआ वो केवल 16 देशों के लिए जारी हुआ था। कितने देशों के लिए? 16 देशों के लिए सबसे पहली बार जारी हुआ था, ठीक। लेकिन बाद में क्या किया गया? 16 देशों के लिए सबसे पहली बार जारी किया गया। बहुत गर्मी है दोस्तों। 16 देशों के लिए सबसे पहली बार जारी किया गया। फिर बाद में क्या किया गया? बाद में किया गया जिसमें दोस्तों पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब कौन देश कुछ कोई है या नहीं है, ठीक। उसके बाद किया क्या गया कि अब क्या कहा गया कि 16 देश तो हट गए, 16 देशों के लिए जारी है। मतलब 16 देशों की जारी का मतलब समझिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए इसमें आपका जो है स्विट्जरलैंड वगैरह था, तो जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड की हम बात कर दें, तो भारत के अगर आप नागरिक हैं और आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से केहू भारत वहाँ का नागरिक रहा होगा, तो वहाँ पर आपको ओसीआई कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। ओसीआई कार्ड मिल जाता था। अब देखिए क्या है, अब कहा यह गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, बांग्लादेश को छोड़कर सभी ऐसे देश जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहाँ के भारतीयों को ओसीआई कार्ड मिलेगा। ओसीआई कार्ड क्या होगा? मिलेगा। जैसे हम आपको बोल दें, आप समझने का प्रयास करिएगा। पीआईओ में क्या था कि आप वह 4 ठो राज्य, 4 ठो जो देश, 5 ठो हैं, उसको छोड़ करके आप कहीं किसी भी जगह रहिए, आपको पीआईओ कार्ड मिलेगा। लेकिन ओसीआई में एक कंडीशन दे दिया। ओसीआई में कंडीशन ये दिया है कि आप एक काम ये करिएगा। ओसीआई में कंडीशन ये दिया है कि ऐसे देश ही इसमें शामिल होंगे, कि ऐसे देश इसमें शामिल होंगे कि जो देश पर जिस देश में दोहरी नागरिकता हो। मतलब अगर जैसे अपने देश का तो लिए हैं, अगर भारतों को ले लें तो उसे कोनो दिक्कत नहीं हो पावे, उन्हीं भर के दिया जाएगा, ठीक। तो आपका दे दिया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सबको मिलेगा, ओसीआई कार्ड मिल गया, ठीक। अब ओसीआई कार्ड धारकों के लिए 2 सुविधाएं नहीं हैं। ओसीआई कार्ड जो धारक हैं उनके लिए 2 सुविधा नहीं है। ओसीआई कार्ड धारक को 2 सुविधा नहीं है। एक क्या है? वोट डालने का अधिकार नहीं है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। दूसरा ये है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता नहीं प्राप्त होगी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के विषय में अवसर की समानता नहीं प्राप्त होगी, अवसर की समानता नहीं प्राप्त होगी। का इसका मतलब 16 के अंतर्गत आपको जो लाभ मिलता है, ठीक है, वो लाभ आपको नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी वाला प्रावधान नहीं मिलेगा, ठीक। अब हुआ क्या, एक बात और समझिएगा। ओसीआई कार्ड ये हो गया, 2 चीज़ें आपको नहीं प्राप्त होंगी। फिर हुआ क्या दोस्तों, 2015 में आकर सभी पीआईओ को ओसीआई में बदल दिया गया, ओसीआई में बदल दिया गया। इस पर विचार करिएगा। सभी पीआईओ कार्ड जो धारक थे, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट ये हो जाता था कि 2 लोगों के पास 2 सुविधाएं होती थी, एक ओसीआई एक पीआईओ। तो लोगों ने सब, कोई इसमें कन्फ्यूज हो, कोई इसमें कन्फ्यूज हो, इसलिए क्या कर दिया गया, 2015 में दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया और ओसीआई में बदल दिया गया। और अब केवल एक है, अब केवल एक बची है दोस्तों, उसका नाम क्या है? ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्लियर। अब हम आपको बता दें, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले ले, ठीक है, ओसीआई का। अब इसके बाद आपको बता दें दोस्तों, देखिए इतनी गर्मी, इतनी में हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग एक काम तो करिएगा, लाइक ज़रूर, बटन ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। जो भी इच्छुक लोग हैं उनके पास शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको गलत लगता हो कि जो है हमको समझ में नहीं आया उसको भी बताइए, जो भी सुधार है उसको भी बताइए। आप
अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हम अच्छे से पढ़ाने का दावा करते हैं। जय हिंद दोस्तों।